हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कल की क्लास में हमने स्टार्ट करी थी यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1 विच इज रीजनरेशन। कल की क्लास में मैंने आपको रीजनरेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, साथ ही साथ उसके कुछ स्टेप्स बताए थे, कुछ क्रियाएं बताई थी और साथ ही साथ हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर लिए थे कि पुनरुद्भवन की क्या क्या विशेषताएं होती है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, अर्थात पुनरुद्भवन के प्रकार, क्या क्या प्रकार है और कौन कौन से वो फैक्टर्स है, कौन कौन से वो कारक हैं जो पुनरुद्भवन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ आज ये चैप्टर आज के वीडियो के थ्रू हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, तो ठीक है आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रीजनरेशन से। देखिए पुनरुद्भवन के प्रकार, तो यदि बात करें हम पुनरुद्भवन की, तो पुनरुद्भवन की क्रिया बेसिकली पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ इसके बारे में। दो तरीके से होता है, ठीक है, मॉर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फिक या एपीमॉर्फोसिस। ठीक है, तो मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है बेसिकली लिख देती हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे। पहला टाइप है इसका मॉर्फोलेक्सिस। देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी, यानी कि कोई भी जो जीव है उसका आकार कैसा है उसको बोलते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, साइंस की टर्म है, बायोलॉजी की टर्म है। तो मॉर्फोलेक्सिस इसमें क्या होता है बेसिकली कि कोई भी जो जीव होता है, ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले मैं ओवरऑल आपको समझा देती हूँ कि बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो जीव होता है उसके शरीर से मान लीजिए कोई भाग या कोई अंग टूट गया है, तो वो अंग जो टूटकर अलग हो गया है, वो अंग एक नया इंडिविजुअल, यानी कि जिस जीव का अंग टूटा है उसी जीव का रीजनरेशन या जीवित या पुनर्जन्म ले लेता है। साथ ही साथ जो अंग एक जगह से सेपरेट हुआ है, टूटा है, उस जगह पे एक ब्लास्टिमा का, एक मुकुल का, एक प्रवर्ध का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो दो चीज इसमें आप देखेंगे। पहली चीज तो ये कि जो सेपरेट हुआ भाग है वो एक नया इंडिविजुअल बनाने की कैपेसिटी रखता है, और दूसरी बात ये कि जिस जगह से वो भाग या वो खंड टूटा है उस जगह पे एक ब्लास्टिमा का, एक मुकुल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दो चीजें क्या देखी यहाँ पे आपने कि बेसिकली इसमें क्या होता है, मुकुल का फॉर्मेशन होता है। मुकुल इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्लास्टिमा फॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरी बात आपने इसमें देखी कि टूटा हुआ भाग नया जीव बना सकता है। यदि इस तरीके की योग्यता है किसी जीव के पास, तो वो जीव पुनरुद्भवन की जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया है मॉर्फोलेक्सिस। हिंदी में इसको कहते हैं अगांतरण। क्या कहते हैं? मेरी एडवाइस ये रहेगी आपको कि आप ये जो टर्म्स हैं इन्हें आप बेसिकली इंग्लिश में ही याद करेंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, फ्यूचर वाइज भी और अभी के अकॉर्डिंग भी। अब यदि बात कर ले हम इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए जब भी आप कोई भी प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी जो क्रिया आप पढ़ते हैं, तो सबसे बेसिक जो आप उसके बारे में पढ़ते हैं वो प्रोसेस जो जब भी होगा तो वो हमेशा जो लोअर एनिमल्स होंगे, जो छोटे जीव होंगे, निम्नतर संघ वाले जीव होंगे, उन्हीं में वो चीज पॉसिबल होगी। डायरेक्ट उस चीज को आप हायर एनिमल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली अब ये फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं आप, पहली प्रकार का रीजनरेशन पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा सभी निम्नतर संघों में। ठीक है, जितने भी निम्नतर, तो स्पेशली मैं लिख देती हूँ पॉरीफेरा, इसका एग्जाम्पल है आपका जितने भी आपके स्पंजेस होते हैं, और सेलेब्रेटा। जिसका एग्जाम्पल है वेल नोन आपका हाइड्रा। तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए स्पंज है, यदि उसका कोई भी भाग या खंड टूटकर अलग हो गया है, तो जिस जगह से वो टूटकर अलग हुआ है वहां तो ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो भाग अलग हुआ है वो एक नए स्पंज का या नए जीव का निर्माण कर लेगा। सेम यही प्रोसेस हाइड्रा में भी फॉलो अप होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहले प्रकार का रीजनरेशन का टाइप। अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं, दूसरा प्रकार भी देख लेते हैं। अब पहला प्रकार तो आपने पढ़ लिया लोअर एनिमल्स में, तो सीधी सी बात है कि दूसरा प्रकार किस में मिलेगा? हायर एनिमल्स में। तो दूसरा जो प्रकार है वो है अभिरूपांतरण। हिंदी में कहते हैं उसको अभिरूपांतरण
इंग्लिश में कहते हैं एपीमॉर्फोसिस, ठीक है, कहते हैं एपीमॉर्फोसिस या एपीमॉर्फोटिक रीजनरेशन। अब ये क्या होता है, देखिए इसमें और उसमें बेसिकली जो अंतर है वो ये है कि इसमें जो भाग टूटकर अलग हुआ है वो भाग तो जो है कवर अप हो जाएगा, यानी कि उसकी तो रचना दोबारा हो जाएगी, लेकिन जो भाग टूटकर अलग हुआ है वो भाग कभी भी नए जीव की रचना नहीं करेगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई भी भाग टूट गया है, अलग हो गया है शरीर से, तो उस जगह पे उस अंग का निर्माण दोबारा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो भाग अलग हुआ है वो एक नए जीव की रचना नहीं करेगा। इस प्रकार के पुनरुद्भवन की क्रिया को कहते हैं अभिरूपांतरण। और ये किसमें देखने को मिलेगा, जितने भी आपके हायर एनिमल्स हैं उन सब में देखने को ये मिलेगा। अभी इसके मैं आपको वेल नोन एग्जांपल दूंगी जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें टूटे हुए भागों की मरम्मत हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे, पाद पुनरुद्भवन यानी कि पैर में होने वाला या हस्त में होने वाला, ठीक है। तो वहां जो पुनरुद्भवन की क्रिया है, यानी कि हाथ का कोई पार्ट टूट गया और दोबारा बन गया, तो वो क्या है, हस्त पुनरुद्भवन। सेम चीज है पैर में भी, पैर का भी कोई पार्ट यदि टूट गया, अलग हो गया, तो वो दोबारा बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि पैर का जो भाग टूटकर अलग हुआ है वो भाग अब एक नया जीव बना लेगा, जी नहीं, यहाँ वो योग्यता देखने नहीं मिलती है, क्योंकि बड़ा जीव है, हायर एनिमल है, तो उसके अंदर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अब यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले तो जो इसका एग्जाम्पल है वो है एम्फीबियंस। जितने भी आपके एम्फीबियंस होते हैं, बेसिकली एन्यूरा और यूरोडेला के मेंबर्स, इनमें ये देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है, हाथ और पैर यानी कि फोर और हाइंड लिम्स का रीजनरेशन प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि हाथ और पैर से यदि कोई भाग टूट गया है तो वो दोबारा बन जाता है, जिस क्रिया को कहते हैं हम हस्त पुनरुद्भवन। यदि हाथ का पार्ट दोबारा बन रहा है और पैर का बन रहा है तो पाद पुनरुद्भवन। अब यदि बात करें हम हायर एनिमल्स में और आगे चलते हैं, तो छिपकली में जो ये चीज होती है, सेकेंड एग्जाम्पल है इसका छिपकली। जब भी रीजनरेशन की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो क्लिक होता है एग्जाम्पल, वो है छिपकली का, कि उसकी पूंछ का पुनर्निर्माण। तो छिपकली में जो टेल रीजनरेशन है, टेल रीजनरेशन है, वो भी एपीमॉर्फोसिस का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि टेल ही तो दोबारा बन रही है, पूरी की पूरी छिपकली तो उस टेल वाले पार्ट से बन नहीं रही है, ठीक है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें और इसके पहले वाले यानी कि अगांतरण वाले में यही डिफरेंस है कि वहां पे टूटा हुआ भाग एक नया जीव बना रहा था, जबकि यहाँ टूटा हुआ भाग नया जीव नहीं बनाएगा, लेकिन जो भाग टूटकर अलग हो गया है वो भाग जो है पुनर्निर्मित हो जाएगा, उसकी मरम्मत हो जाएगी। अब यदि एक और एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जो मैमल्स होते हैं या ह्यूमंस की बात कर लीजिए आप, तो उसमें जो वाउंड हीलिंग होती है, वाउंड हीलिंग हिंदी में कहते हैं घाव का भरना, ठीक है। आपके चोट लगी है, धीरे 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 वो चोट ठीक हो जाती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है चोट जहां पे लगी है, जो पार्ट आपका रप्चर हुआ है वो अलग हो गया तो वो एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, नहीं, वो धीरे धीरे कवर अप होगा, ठीक है। वहां पे सेल्स की ग्रोथ होगी और धीरे धीरे वो जो आपकी स्किन का जो कलर था या जो स्पेस था वो वैसा का वैसा वापस से रीजनरेट हो जाएगा, यानी कि उसकी मरम्मत हो जाएगी। तो इस तरीके के रीजनरेशन के प्रोसेस को कहते हैं अभिरूपांतरण, ठीक है। चलिए अब यदि बात करें हम इस एपीमॉर्फोसिस की, ठीक है, एपीमॉर्फोसिस की यदि हम बात करें तो एपीमॉर्फोसिस का प्रोसेस बेसिकली 2 स्टेप्स में पूरा होता है। कितने स्टेप्स में पूरा होता है? 2 स्टेप्स में। तो फटाफट से देख लेते हैं वो 2 स्टेप्स
क्या है? तो ये एपिमॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है उसके बेसिकली ये 2 स्टेप होते हैं, ठीक है, फटाफट से समझ लेते हैं इसको। यानी कि जो अभिरूपांतरण है वो इन 2 क्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है। ये 2 क्रियाएं क्या है? पहली क्रिया है संरचना विकासात्मक परिवर्तन। संरचना विकासात्मक परिवर्तन, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि संरचना बनेगी कोई और उसका आगे जाके विकास होगा। तो इस प्रकार जो परिवर्तन होंगे उन्हें बोलेंगे संरचना विकासात्मक परिवर्तन। सेकंड है औतकीय घटनाएं, यानी कि ऊतकों से संबंधित परिवर्तन या ऊतकों में होने वाले चेंजेस या वेरिएशंस, उन्हें हम बोलेंगे औतकीय घटनाएं। तो संरचना विकासात्मक परिवर्तन में जो सबसे पहले है वो है प्रेमुकुल पूर्व अवस्था। मैंने आपको बताया था ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिस जगह से अंग जो है टूटकर अलग हुआ है वहां पे ब्लास्टिमा फॉर्मेशन होता है। तो ब्लास्टिमा बनने से पूर्व वाली अवस्था, उसको हमने कह दिया प्रेमुकुल पूर्व अवस्था। सेकंड है प्रेमुकुल निर्माण, यानी कि प्रेमुकुल यानी कि जो ब्लास्टिमा बन रहा है वो कैसे बन रहा है। और थर्ड है संरचना विकास, अर्थात उसका आगे फर्दर डिवीजन, ठीक है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। सेकंड है औतकीय घटनाएं, जिसमें सबसे पहले है निर्विभेदन, फिर है कोशिका का विभाजन और फिर है पुनर्विभेदन, यानी कि वापस से उनका विभेदित होना। तो बेसिकली ये 6 स्टेप्स हम जो है एपिमॉर्फोसिस के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है संरचना विकासात्मक परिवर्तन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें जो संरचनात्मक विकासात्मक जो घटनाएं हैं या परिवर्तन है उनकी यदि हम बात करें तो उसमें अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा था 3 चीजें होती है, बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है प्रेमुकुल पूर्व अवस्था, यानी कि प्रेमुकुल बनने से पहले की अवस्था। देखिए इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो इसमें लिया है जो एम्फीबियंस होते हैं उनके हाथ या पैर में उपस्थित हस्त या पाद परिवर्धन, ठीक है, हस्त या पाद परिवर्धन या पुनरुद्भवन, ठीक है। मान लीजिए कोई भी जो एम्फीबियन है, फ्रॉग है, ठीक है, उसका हाथ या पैर जो है सेपरेट हो गया, तो हाथ या पैर बनने की जो क्रिया है वो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हम किसका प्रोसेस पढ़ रहे हैं? एन्यूरा या यूरोडॉल्स में उपस्थित जो एम्फीबियन मेंबर है उनमें उपस्थित हस्त या पाद परिवर्धन, ठीक है, या पुनरुद्भवन। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी पार्ट जो अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है, तो वहां क्या होगा? घाव हो जाएगा। तो घाव का बंद होना, यानी कि सबसे जरूरी चीज क्या है कि वो जो घाव हुआ है वो बंद हो जाए या वो भर जाए, ठीक है। क्लोजर बोलेंगे उसको या फिर हम बोलेंगे उसकी हीलिंग, ठीक है। तो घाव का बंद होना या घाव का भरना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है। उसके बाद है रक्त के थक्के के नीचे। अब भाई कहीं पे घाव हुआ है तो रक्त ही तो निकलेगा, तो रक्त के थक्के के नीचे उपस्थित त्वचा की उपकला कोशिकाएं घाव को आवृत करती हैं। कहीं भी आपके चोट लगती है, यदि मैं आपका हमारा मनुष्य का एग्जांपल लूं, आपका मेरा एग्जांपल लूं, तो कहीं भी चोट लगती है तो सबसे पहली चीज क्या है कि जहां चोट लगी है पहले वहां पे ब्लड फ्लो होना रुक जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो त्वचा की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं वो घाव की, जहां पे घाव है उस जगह को आवृत यानी कि कवर अप कर लेती हैं। और इसमें कितना वक्त लगता है? लगभग 1 से 2 दिन का वक्त लगता है। अब आप कहेंगे नहीं भाई हमारा तो खून जो है थोड़े समय में ही रुक जाता है, तो हम यहाँ घाव भरने की नहीं, हम यहाँ पाद पुनरुद्भवन की बात कर रहे हैं कि यदि पाद या हस्त का, पैर का या हाथ का कोई पार्ट टूट गया है तो उस जगह को हील होने में, भरने में लगभग 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा। सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं प्रेमुकुल निर्माण। ये तो था प्रेमुकुल पूर्व अवस्था कि जहां से भाग अलग हुआ है उसका हील होना, उसका भरना। अब जब वो भर गया उसके बाद में क्या होता है? घाव के भरने के बाद जो मीजेनकाइमल कोशिकाएं होती हैं, जो मीजेनकाइमल सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? रीजनरेशन बर्ड यानी कि प्रेमुकुल कलिका का निर्माण कर देती हैं। प्रेमुकुल कलिका को ही कहते हैं रीजनरेशन बर्ड का फॉर्मेशन वो कर लेती हैं। और ये जो बर्ड बनती है, ठीक है, ये जो कलिका बनी है, मान लीजिए इस तरीके से कोई कलिका बन गई, मान लीजिए ये पैर था, यहाँ पे एक कलिका बन गई, तो अब ये जो कलिका बनी है ये इस पैर के पूरे पार्ट को बनाने की योग्यता रखती है। लिख दिया है मैंने यहाँ पे कि पाद निर्माण की संपूर्ण क्षमता इस प्रेमुकुल में उपस्थित होती है। चलिए अब नेक्स्ट है संरचना विकास। अब देखिए प्रेमुकुल पूर्व अवस्था पढ़ ली, प्रेमुकुल बन गया, अब उस प्रेमुकुल में फर्दर डिवीजन होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, सेम टू सेम जैसा पैर का जो पार्ट अलग हुआ है हूबहू वैसा ही बन जाएगा, लेकिन जो पार्ट अलग हुआ है वो अलग से कोई जीव या जंतु नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉनिकल स्टेज कहते हैं, कोन स्टेज कहते हैं, शंकु अवस्था कहते हैं। 20 दिन के बाद उत्पन्न होती है। इस स्टेज के लगभग 20 दिन बाद, यानी कि 2 दिन यहाँ एंड देन
बीच का जो मिड जो पीरियड है वो यहाँ लगभग 20 दिन के बाद में संरचना विकास नाम की जो अवस्था है वो उत्पन्न होती है। इस अवस्था के 4 से 6 दिन के बाद जो बड यानी कि जो ये जो कलिका बनी थी स्टूडेंट्स, इस कलिका के जो किनारे होते हैं, जो एजेस होते हैं, वो इस तरीके से फ्लैट होना स्टार्ट कर देते हैं और फ्लैट होने के बाद में धीरे 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 उनमें खांचे बन जाती हैं। जैसे आप अपनी फिंगर्स देखते हैं तो फिंगर्स के बीच में जो स्पेस होता है ये क्या है, फिंगर में उपस्थित खांचे ही तो है, ताकि आपको मूवमेंट में आसानी रहे। ठीक है, तो बड के जो किनारे होते हैं वो चपटे होने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पैलेट स्टेज। और पैलेट स्टेज बनने के बाद ही उसमें खांचे बनने लग जाती हैं, ताकि वो एक संपूर्ण पात का या संपूर्ण हस्त का, अच्छा यदि ये जो पैलेट फॉर्मेशन है यदि ये हाथ वाले रीजन में हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे हैंड पैलेट। क्यों? क्योंकि हाथ में हो रहा है ना। और यदि पैर में या पाँव में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे पाद पैलेट या जो है फूट पैलेट। ठीक है, और लगभग 2.5 महीने के बाद संपूर्ण पाद या संपूर्ण फुट का फॉर्मेशन या लिम्ब का फॉर्मेशन हो जाता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब व्हाटएवर, यानी कि लिम्ब के कंप्लीट फॉर्मेशन में कितना वक्त लगता है? कम से कम 2.5 महीने का वक्त लगता है। और 2.5 महीने के बाद में जो लिम्ब वहां से सेपरेट हुआ था वैसा लिम्ब का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड हम देख लेते हैं औतिकीय घटनाएं। ये तो था संरचना विकासात्मक परिवर्तन, इसके तीनों पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं औतिकीय घटनाएं। है हमारा सेकंड स्टेप है औतिकीय घटनाएं। उसमें भी उसके भी फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है निर्विभेदन, दूसरा है कोशिका विभाजन और तीसरा है पुनर्विभेदन। छोटे छोटे से अंतर है इनमें, ठीक है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, फटाफट से देख लेते हैं। पहला है निर्विभेदन। निर्विभेदन का मतलब होता है कि पुनः दोबारा से विभेदन होना, घाव के स्थान पर विभेदित कोशिकाओं का निर्विभेदित होना, यानी कि जहां पे घाव हो गया है, चोट लग गई है, ठीक है, वहां पे जो पहले से जो कोशिकाएं हैं उनका दोबारा से विभेदित होना। क्यों? क्योंकि अब उन्हें उस घाव को भरना है, तो घाव को भरने के लिए जो वहां पे कोशिकाएं उपस्थित थी उनका वापस से विभाजन शुरू हो जाता है। उपकला की बहुस्तरीय 12 से 16, बहुस्तरीय का मतलब होता है मल्टी लेयर, यानी कि बहुत सारी लेयर्स बनाती हैं, और वो लेयर्स कितनी है? मिनिमम 12 और मैक्सिमम 16, यानी कि 12 से 16 भित्ति बन जाती है, बहुस्तरीय लेयर बन जाती है वहां पे जहां पे घाव हुआ है उस जगह पे। और निर्विभेदन वाला जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो प्रक्रिया है, ये कहाँ देखने को मिलती है? शंकु या प्रेमुकुल अवस्था में। जब प्रेमुकुल बन रहा होता है तब, या जो कॉनिकल स्टेज होती है उस दौरान ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि यहाँ क्या होगा? कोशिका में विभाजन होगा। कलिका या प्रेमुकुल की कोशिकाएं निर्विभेदित होकर माइटोसिस के द्वारा विभाजन, भाई सीधी सी बात है, माइटोसिस ही करेंगी, मियोसिस का तो सवाल ही नहीं है। तो क्या करती है? जो प्रेमुकुल बना है वहां पे माइटोसिस डिवीजन होता है और फर्दर जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन करना प्रारंभ कर देती हैं। और ऐसा कब होता है? कलिका निर्माण के तुरंत बाद। जैसे ही बड फॉर्मेशन हुआ वैसे ही फटाफट से वो ग्रोथ करेंगी। क्यों? क्योंकि अब उन्हें वहां पे पैलेट बनाना है ना, ठीक है, उस जगह को हील करना है, भरना है, पैलेट फॉर्मेशन करना है। तो कलिका निर्माण के तुरंत बाद ही कोशिका विभाजन की जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है, तथा धीरे 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 ये गति जो है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले तो इनिशियल स्टेज पे तो उसको घाव को भरना है, ठीक है, घाव भरने के लिए यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अब कोशिका विभाजन करेगी और वहां पे एक लेयर बना लेगी। अब लेयर बनने के बाद में धीरे 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 कोशिका विभाजन अपने आप कम होता चला जाता है। थर्ड, यदि हम बात करें पुनर्विभेदन, तो निर्विभेदन और पुनर्विभेदन में क्या डिफरेंस है? पुनर्विभेदन क्या होता है कि पुनर्विभेदन वह प्रक्रिया है जिसके समय दूरस्थ सिरे पर, तो यानी कि जो भी कोशिका है उसके डिस्टल एंड पे, दूरस्थ सिरे पे तो विभाजन शुरू हुआ है, और जो उसका समीपस्थ या जो उसका निकटस्थ सिरा है वहां पे पुनर्विभाजन शुरू हो जाता है। इसे ही कहते हैं पुनर्विभेदन या पुनर्विभाजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुनरुद्भवन का जो एंटायर प्रोसेस है। अब यदि बात करें पुनरुद्भवन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वे कौन कौन से कारक हैं जो पुनरुद्भवन की क्रिया को बढ़ाते हैं, कम करते हैं या बेसिकली अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है तापमान, यानी कि टेम्परेचर। यदि देखा जाए तो टेम्परेचर जो है वो अनुकूल यानी कि प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं डालता, डालता भी है, प्लस अनुकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रीजनरेशन जो है वो, रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है वो कभी कभी देखा गया कि वो घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। देखिए आप क्लियरली मैंने यहाँ पे डिनोट किया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रीजनरेशन क्या होता है,
कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन। ये देखा गया कई जीव जंतुओं में कि भोजन के अभाव में भी, यानी कि ऐसा नहीं है कि पुनरुद्भवन के प्रोसेस के लिए बहुत सारे भोजन की जरूरत है, जी नहीं, भोजन के अभाव में भी कई जो जीव होते हैं वो पुनरुद्भवन की क्रिया को दर्शाते हैं। तो ऐसे में वो फूड के स्थान पे या फूड के प्लेस पे क्या यूज करते हैं, जो भी उनके पास में एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उसका यूज वो करते हैं और उसका यूज करके वो पुनरुद्भवन की क्रिया को करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि भोजन के स्थान पे ये शरीर के ऊर्जा स्रोतों का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने पे ये देखा गया कि जो ब्लास्टिमा होता है अर्थात जो प्रेमुकुल होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखिए क्लियरली मैंने यहाँ पे दिखाया है कि O2 यदि बढ़ा दिया मैंने, यानी कि O2 की मात्रा यदि बढ़ गई है तो प्रेमुकुल की लंबाई भी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा बढ़ाने पे रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की क्रिया भी बढ़ जाती है। यदि विद्युत धारा अप्लाई करी मैंने ज्यादा तो रीजनरेशन की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, यानी कि उसके साथ साथ वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है विटामिन ए। ये देखा गया कि जिस जगह पे पुनरुद्भवन की क्रिया होनी है, यानी कि मान लीजिए हस्त या पाद में, यानी कि हाथ में या पैर में, तो जहां पे भी जो भाग है वो सेपरेट हुआ है वहां पे यदि विटामिन ए का सोल्यूशन लगाया जाता है, विटामिन ए का विलियर लगाया जाता है, तो ये देखा गया कि रीजनरेशन वहां पे हो जाता है। साथ ही साथ ये भी पाया गया कि रीजनरेशन उस चीज का भी हो जाता है, उस भाग का भी हो जाता है जो भाग वहां से सेपरेट हुआ, यानी कि नया भाग तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ जो पहला भाग ऑलरेडी वहां था जो सेपरेट हुआ है उसका फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं जो रीजनरेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था कल से जो चल रहा है विच इज रीजनरेशन यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर, वो आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है। एंड आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा।